ऑर्डर 20 निर्णय और डिक्री के बारे में था ना। तो ये चैप्टर नंबर कौन सा है? 29 है। देखिए आप, इसमें कुछ टाइमलाइन फिक्स कर दी, पहले नहीं थी। हर जगह देखिए आप, 45 दिन का समय दे दिया। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए 292 क्लोज फर्स्ट देखिए, आरंभिक अधिकारिता। आरंभिक अधिकारिता किससे कहते हैं? जिसने ट्रायल की सबसे पहले ऑफेंस की। ओरिजिनल जुरिडिक्शन है ना, जिसमें आपने कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया और उसकी जो, चाहे वारंट ट्रायल हो चाहे वो सेशन ट्रायल हो, कोई सा भी हो। सेशन ट्रायल केस है, उसमें आरंभिक अधिकारिता कोर्ट कौन सा हो गया? सेशन कोर्ट हो गया। चोरी लूट है, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो गया, जो भी जिसने विचारण किया है। आरंभिक आरंभिक अधिकारिता के दंड न्यायालय में होने वाले, आरंभिक अधिकारिता के दंड न्यायालय में होने वाले प्रत्येक विचारण में, होने वाले प्रत्येक विचारण में निर्णय निर्णय पीठासीन अधिकारी द्वारा, आरंभिक अधिकारिता के दंड न्यायालय में होने वाले प्रत्येक विचारण में निर्णय पीठासीन अधिकारी द्वारा खुले न्यायालय में, जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं जज को, जो मजिस्ट्रेट हो चाहे सेशन जज हो, कोई भी हो, पीओ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी द्वारा खुले न्यायालय में या तो विचारण खत्म होने के पश्चात तुरंत, देखो निर्णय या तो तुरंत सुनाएंगे, या तो विचारण खत्म होने के पश्चात तुरंत, तथा या बाद में 45 दिन से अधिक किसी समय। एक टाइमलाइन फिक्स कर दी आप, 2 महीने 4 महीने 5 महीने से अटका के नहीं रख सकते आप। या तो तुरंत सुनाओ, या बाद में 45 दिन से अधिक किसी समय जिसकी सूचना पक्षकारों या उनके अधिवक्ताओं को दी जाएगी। कई बार मामला पेचीदा होता है, तुरंत निर्णय सुनाना जरूरी, सुनवाई समाप्त होते ही पॉसिबल नहीं है। जैसे बॉम्ब ब्लास्ट वाला मामला था जयपुर में, कसाव वाला मामला था जिसमें 200 गवाह होते हैं, हजारों पेज की चार्जशीट होती है। तो एक दिन में निर्णय सुनाना, सुनवाई समाप्त होते निर्णय सुनाना पॉसिबल नहीं है। एक एक विटनेस के जो स्टेटमेंट है वो भी पढ़ने होते हैं, कंक्लूजन भी निकालना होता है, तो पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पहले कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं थी कि बाद में कब भविष्यवर्ती दिन कौन सा होगा, बट यहाँ पर एक फिक्स कर दिया कि 45 दिन से अधिक किसी समय जिसकी सूचना पक्षकारों या उनके अधिवक्ताओं को दी जाएगी। भाई तुरंत सुना रहे हो तो कोई समस्या नहीं है, बाद में सुना रहे हो तो कब सुनाओगे उसकी सूचना पक्षकारों को दी जाएगी। तो ये इंपोर्टेंट है पहला क्लोज। एक टाइमलाइन जो यहाँ फिक्स की है 45 डेज, याद रखना आप। द जजमेंट इन एवरी ट्रायल, द जजमेंट इन एवरी ट्रायल in any criminal court, in any criminal court of original jurisdiction, the judgment in every trial in any criminal court of original jurisdiction shall be pronounced, shall be pronounced in open court by the presiding officer immediately after the termination of the trial, immediately after the termination of the trial, or at some, or at some subsequent time not later than 45 days, or at some subsequent time not later than 45 days, of which notice shall be given to the parties or their advocates। पार्टीज को भी दी जाएगी और उसके एडवोकेट को भी दिया जाएगा, दोनों को उनकी सूचना दी जाएगी। एक पहला क्वेश्चन तो इंपोर्टेंट है। दूसरा, अब निर्णय दिया कैसे जाएगा, देखिए आप। बाई डिलीवरिंग द होल ऑफ द जजमेंट, संपूर्ण निर्णय देकर सुनाया जाएगा। देकर का मतलब यहां पर क्या है? देने का मतलब यहां पर नहीं है कि निर्णय पक्षकारों को दिया जा रहा है, डिलीवर करके। डिलीवर का मतलब संपूर्ण निर्णय कोर्ट में जज है वो बोल बोल करके लिखाता जाएगा और पक्षकार सुनते जाएंगे, उसको बोलते हैं संपूर्ण निर्णय देखकर सुनाया जाएगा। कोर्ट में सुनाया जा रहा है, जज बोलता जा रहा है और लिखा जा रहा है, उसको बोलते हैं बाई डिलीवरिंग द होल ऑफ द जजमेंट। या न्यायालय में देकर नहीं सुनाया, जज जो है घर पे या बाद में खुद ने तैयार किया, तो संपूर्ण निर्णय पढ़कर सुनाया जाएगा। भाई संपूर्ण निर्णय बाई डिलीवरिंग द होल ऑफ द जजमेंट, संपूर्ण निर्णय देकर सुनाया जा रहा है, तो सुनते भी जा रहे हैं पक्षकार,
और पहले से अगर जज जो लिख करके लेके आया, जजमेंट तैयार करके लेके आया है, तो कोर्ट में संपूर्ण निर्णय पढ़कर सुनाया जाएगा। बाय रीडिंग आउट, बाय रीडिंग आउट द होल ऑफ द जजमेंट। और जनरली संपूर्ण निर्णय पढ़कर नहीं सुनाते हैं। जजमेंट का जो ऑपरेटिव पार्ट है ना, कि सजा है या दोष मुक्ति, जज इतना ही बोलते हैं दोष मुक्त कर दिया, तुझे अपराध से दोष मुक्त कर दिया या दोष सिद्ध कर दिया। तो निर्णय दोष सिद्ध में कितना दिया है, 2 वर्ष का कारावास, 10,000 जुर्माना। जो ऑपरेटिव पार्ट, जजमेंट का जो ऑपरेटिव पार्ट होता है ना, जिसको ऑपरेट करना है, ऑपरेटिव पार्ट क्या है भाई? पूरे निर्णय में क्या होता है? एफआईआर कब दर्ज हुई, सारा एक संक्षिप्त में स्टेटमेंट होता है, किन किन के आपने स्टेटमेंट कराए, PW1 PW2 सबकी कहानी होती है, कितने डॉक्यूमेंट आपने प्रदर्शित कराए, किस गवाह ने क्या कहा, उसका क्या। जजमेंट में तो बहुत सारी बातें होती हैं। जजमेंट 5 पेज का, 10 पेज का, 20 पेज का, 50 पेज का भी होता है, बड़ा मामला होता है। तो पूरा पढ़कर सुनाना पॉसिबल नहीं है। तो तीसरा पॉइंट ये करा है, अभियुक्त या उसके अधिवक्ता या अभियुक्त या उसके अधिवक्ता द्वारा समझी जाने वाली भाषा में निर्णय का निर्णय का प्रवर्तनशील भाग, निर्णय का प्रवर्तनशील भाग पढ़कर और निर्णय का सार समझाकर सुनाया जाएगा। प्रवर्तनशील भाग पढ़कर और निर्णय का सार समझाकर सुनाया जाएगा। बाय रीडिंग आउट, बाय रीडिंग आउट the operative part, by reading out the operative part of the judgment and explaining the substance of the judgment in a language which is understood by the accused or his advocate। मैं बैटरी चेंज कर लेता हूं। तीन तीन तरीके हैं, ABC तीनों याद होने चाहिए आपको। एक तो 45 दिन का समय याद रखना, निर्णय ओपन कोर्ट में सुनाया जाएगा, सुनवाई समाप्त होने के तुरंत पश्चात या बाद में सुनाया जाएगा। तो कब तक का होगा? 45 दिन से ज्यादा समय नहीं होगा। चलिए, तो संपूर्ण निर्णय देकर सुनाया जाएगा। संपूर्ण देखने का मतलब, लोग पहले, हम भी जब तैयारी करते थे, देने का मतलब ये समझते थे कि पक्षकारों को दिया जा रहा है, ये तू ले, ऐसे। देने का मतलब ये नहीं है। डिलीवर करने का मतलब होता है, जैसे आपने निर्णय सुनाते हुए देखा है ना, टाइपिस्ट जो भी है वो लिखता जाएगा, वो बोलता जाएगा। तो संपूर्ण निर्णय देने का मतलब यह, कोर्ट में पक्षकारों को साथ ही साथ सुनाया भी जा रहा है और जज बोल बोल करके क्या है, लिखा भी रहा है। तो संपूर्ण निर्णय देकर सुनाया जाएगा, संपूर्ण निर्णय पढ़कर सुनाया जाएगा, या अभियुक्ता उसके अधिवक्ता द्वारा समझे जाने वाली भाषा में निर्णय का प्रवर्तनशील भाग पढ़कर और निर्णय का सार समझाकर। सार यही है कि तुझे 3 साल जेल में रहना पड़ेगा या दोष मुक्त कर दिया, जो भी उसका सब्सटेंस है। अब देखिए आप क्लोज 2, संपूर्ण निर्णय देखकर सुनाया जाता है। वहां देखो आप नीचे क्लोज 2, भाई जज जो निर्णय संपूर्ण निर्णय देगा, तो जैसे मैं आप लोगों को लिखा रहा हूं ऐसे थोड़ी बोलते हैं फिर, भैया लिख लिया, नहीं लिख लिया, छूट गया क्या। वो शॉर्ट हैंड में लिखते हैं। जज जितनी स्पीड में बोलेगा उतनी स्पीड में वो शॉर्ट हैंड राइटर है, वो उसको नोट कर लेगा और बाद में उसकी ट्रांसक्रिप्ट तैयार करके लेके आ जाएगा और जज उसको देख करके उस पर हस्ताक्षर कर देगा। ये तरीका है। देखो, जहां उपधारा फर्स्ट के खंड क के अधीन निर्णय सुनाया जाता है। क के अधीन निर्णय कौन सा सुनाया जाता है? बाय डिलीवरिंग द होल ऑफ द जजमेंट, संपूर्ण निर्णय देकर, वहां पीठासीन अधिकारी उसे आशु लिपि में लिखवाएगा। आशु लिपि का मतलब समझते हो ना, शॉर्ट हैंड राइटर आशु लिपि में लिखवाएगा। और जैसे ही अनुलिपि तैयार हो जाती है, वैसे ही खुले न्यायालय में उस पर और उसके प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा और उस पर निर्णय दिए जाने की तारीख डालेगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात आगे आएगी, मैं अभी आपको बता दूं। देखो, अगर जज ने खुद पूरा अपने हाथ से लिखा है, तो प्रत्येक पेज पे हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है। हैंड राइटिंग भी तो उसी की है, लास्ट में कर दो आप।
और खुद ने नहीं लिखा बोल करके लिखवाया है, तो उसके प्रत्येक पेज पे जज के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। हस्ताक्षर का मतलब है कि आपने शॉर्ट हैंड राइटर को लिखवाया, उसने ट्रांसक्रिप्ट तैयार की, गलती भी तो हो सकती है ना लिखने में सुनने में, तो प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर करने का मतलब है कि आपने उसको पूरा पढ़ करके बाद में उस पर सिग्नेचर किया है। और उस पर निर्णय दिए जाने की तारीख डालेगा, उसके प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा और उस पर निर्णय दिए जाने की तारीख डालेगा। वेयर द जजमेंट वेयर द जजमेंट इज डिलीवर्ड अंडर क्लोज ए ऑफ सबसेक्शन फर्स्ट, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर shall cause it to be taken down shall cause it to be taken down in shorthand in shorthand sign the transcript and every page thereof as soon as it is made ready, and write on it the date of the delivery of the judgment in open court। तो शॉर्ट हैंड समझते हो ना, पत्रकार वगैरह ये सब करके रखते हैं ना, जितना आप बोलोगे उतने लाइन से खींचते रहते हैं। जैसे हम कोर्ट में देखते रहते हैं, हमें खुद को नहीं पता क्या लिख रहा है, बाद में जाकर के वो बैठेगा, उसको सामने डायरी रखेगा और अपने हाथ से उसकी ट्रांसक्रिप्ट अनुलिपि तैयार कर लेगा और फिर जज के सामने लाके रख देगा। जज उसको देख लेगा, कहीं पर कोई करेक्शन करना है और उस पर हस्ताक्षर करेगा प्रत्येक पेज पे। ये ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आगे अपन पढ़ेंगे कि क्या जज निर्णय के प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर करेगा। अगर खुद ने नहीं लिखा अपने हाथ से तो प्रत्येक पेज पे हस्ताक्षर करेगा, और खुद ने लिखा अपने हाथ से तो प्रत्येक पेज पे हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं। तीसरा देखिए आप, ये तो हो गया पहला वाला। संपूर्ण निर्णय न तो देखकर सुनाया दिया न पढ़कर सुनाया, केवल ऑपरेटिव पार्ट पढ़कर सुना दिया, तो फिर पक्षकारों को उसकी कॉपी दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तीसरा क्लोज करा है, जहां निर्णय या उसका परिवर्तनशील भाग यथा स्थिति उपधारा फर्स्ट के खंड ख या खंड ग के अधीन पढ़कर सुनाया जाता है। निर्णय निर्णय यानी पूरा, परिवर्तनशील भाग पूरा तो किसमें था, बी में, पढ़कर सुनाना, और परिवर्तनशील भाग किसमें था, सी में। दोनों की बात करें, जहां निर्णय या उसका परिवर्तनशील भाग यथास्थिति उपधारा फर्स्ट के खंड ख या खंड ग के अधीन पढ़कर सुनाया जाता है, वहां पीठासीन अधिकारी द्वारा खुले न्यायालय में उस पर तारीख डाली जाएगी और हस्ताक्षर किए जाएंगे। और यदि वह उसके द्वारा स्वयं अपने हाथ से नहीं लिखा गया है तो निर्णय के प्रत्येक पृष्ठ पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। देखो यही आ गया ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। Where the judgment or the operative part thereof is read out under clause B or clause C of subsection first, as the case may be, it shall be dated and signed by the presiding officer in open court, and and if it is not written with his own hand, every page of the judgment shall be signed by him। ये इंपोर्टेंट आ गया लास्ट वाली लाइन, प्रत्येक पृष्ठ पर उसके द्वारा भाई अब आपके साहब ऐसा क्यों, अरे पेज खुद अपने हाथ से लिखा है उसने, तो फिर उसको हस्ताक्षर करने की कहाँ जरूरत है। हेड राइटिंग और हस्ताक्षर तो एक ही बात है ना, लास्ट में लिख लो आप। चौथा देखिए, जहां निर्णय उपधारा फर्स्ट के खंड ग में यानी ऑपरेटिव पार्ट ग में विनिर्दिष्ट स्थिति से सुनाया जाता है, वहां संपूर्ण निर्णय, भाई आपने तो केवल ऑपरेटिव पार्ट सुना है ना, तो पक्षकारों के देखने के लिए वो निर्णय रखा जाएगा। ये कह रहा है कि जहां निर्णय उपधारा फर्स्ट के खंड ग में विनिर्दिष्ट रीति से सुनाया जाता है, वहां संपूर्ण निर्णय या उसकी एक प्रतिलिपि पक्षकारों या उनके अधिवक्ताओं के परिशीलन के लिए तुरंत निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। क्योंकि आपने पूरा निर्णय नहीं सुना है, केवल ऑपरेटिव पार्ट सुना है, तो तुरंत उपलब्ध कराओ। where the judgment is pronounced in the manner specified in clause C of subsection first, the whole judgment or a copy thereof shall be
shall be immediately made available for the pursual of the parties or their advocates free of cost। ये आपका क्लोज 4। तो ये ए बी सी तीनों को नीचे बता दिया। अगर ए के अनुसार दिया है तो ये बात लागू होगी, बी के अनुसार दिया तो ये होगा, सी के अनुसार है तो ये होगा। और खास बात जो यहाँ पे लिखी है ना, वो नई बात जो जुड़ी है वो परंतु लिख लो न्यूली एडेड, इंपोर्टेंट कर लेना इसको। 7 दिन के भीतर ऑनलाइन चढ़ाना पड़ेगा पोर्टल पे। परंतु यह है परंतु यह है कि न्यायालय जहां तक संभव हो निर्णय निर्णय की तारीख से 7 दिन की अवधि के भीतर अपने पोर्टल पर निर्णय की प्रति अपलोड करेगा। कोई भी देख सकता है कोर्ट का नाम डाल करके कौन सा निर्णय उसने दिया। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट शैल as far as practicable upload the copy of the judgment on its portal within a period of 7 days from the date of judgment। as far as practicable, जहां तक संभव, थोड़ा लेट हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जहां तक संभव हो 7 दिन के भीतर उसकी निर्णय की कॉपी आप अपलोड करोगे। पोर्टल बना हुआ है कोर्ट का, इनका, उस पर आप अपलोड करोगे। क्लोज 5, देखो जो भी निर्णय सुनाया जाता है अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति में सुनाया जाता है। अब जो आपका ये क्लोज 5, 6 और इसका जो प्रोविजो है ना, इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि निर्णय जो है अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति में सुनाया जाता है। कब अभियुक्त व्यक्ति की अनुपस्थिति में सुनाया जा सकता है, ये भी इंपोर्टेंट है। तो क्लोज 5 देखिए, यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है, यानी अभी तक उसकी जमानत नहीं हुई, कस्टडी में है, यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है तो निर्णय सुनने के लिए या तो उसे व्यक्तिगत रूप से या सर्वे दर से इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से लाया जाएगा। या तो व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के सामने पेश करो, और व्यक्तिगत रूप से पॉसिबल नहीं है तो सर्वे दर से इलेक्ट्रॉनिक साधनों का मतलब वीसी के जरिए उसको उपस्थिति हो जाए। ये नया जोड़ा सर्वे दर से इलेक्ट्रॉनिक साधन वाला, पहले नहीं था निर्णय सुनाने के लिए। इफ द एक्यूज is in custody, he shall be brought up to hear the judgment pronounced either in person, यानी फिजिकली, either in person का मतलब फिजिकली कोर्ट में, either in person through through audio video electronic means, और अगर अभियुक्त अभिरक्षा में नहीं है तो भाई जेल में तो आप लेकर के आ जाओ, कस्टडी में नहीं है तो उसको सूचना दो कि इस दिन निर्णय सुनाया जाएगा, आप न्यायालय में हाजिर रहोगे। 6 क्लोज करा है। यदि अभियुक्त अभिरक्षा में नहीं है, यानी उसकी जमानत हो रखी थी, बेल आउट हो, यदि अभियुक्त अभिरक्षा में नहीं है तो उससे न्यायालय द्वारा सुनाए जाने वाले निर्णय को सुनने के लिए हाजिर होने की अपेक्षा की जाएगी। If the accused is not in custody, he shall be required by the court to attend to hear the judgment pronounced। लेकिन कब नहीं की जाएगी? किंतु उस दशा में नहीं की जाएगी जिसमें विचारण के दौरान उसकी व्यक्तिगत हाजिरी से उसे अभिमुक्ति दी गई है। यानी ट्रायल के दौरान उसको कोर्ट में पर्सनल अपीयरेंस से क्या दी गई थी? छूट दी गई थी, अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हो रहा था, जिसमें विचारण के दौरान उसकी व्यक्तिगत हाजिरी से उसे अभिमुक्ति दे दी गई है। और दंडादेश केवल जुर्माने का है या उसे दोष मुक्त किया गया? देखो आप, यानी एक ही कंडीशन में निर्णय अभियुक्त व्यक्ति की अनुपस्थिति में सुनाया जा सकता है। कब? एक तो ड्यूरिंग ट्रायल, विचारण के दौरान उसको पर्सनल अपीयरेंस से एग्जम्पशन मिला हुआ था, डिस्पेंस मिला हुआ था। दूसरा, जो न्यायालय निर्णय दे रहा है ना, वो तो या तो केवल जुर्माना लगा रहा है उस पर या उसको दोष मुक्त करा। अगर जेल की सजा दे रहा है ना, कारावास की, तो उसको उपस्थित होना ही पड़ेगा। ये ध्यान रखना, अब ये इंपोर्टेंट कर लेना, क्लोज 6। आगे वाला, एक्सेप्ट
except where his personal attendance during the trial has been dispensed dispensed with, and the sentence is one of fine only, और he is acquitted। यानी 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 10,000, 20,000 रुपए केवल फाइन इंपोज कर रहा है, उसको इम्प्रिजमेंट की सजा नहीं दे रहा, और या उसको न्यायालय क्या कर रहा है, दोष मुक्त कर रहा है, एक्विट कर रहा है, तो उसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। लेकिन ये कब है, इन दोनों कंडीशन में भी कब है, जब उसको ड्यूरिंग ट्रायल, विचारण के दौरान व्यक्ति की हाजिरी से छूट दी गई थी, और अब जो निर्णय सुनाया जा रहा है वो केवल जुर्माने का है या दोष मुक्ति का है। ये क्लोज 6 इंपोर्टेंट कर लेना आप। आपसे पूछा जाए कब अभियुक्त की अनुपस्थिति में निर्णय सुनाया जा सकता है, when judgment pronounced in absence of accused, in which circumstances, बताओ तो क्या उत्तर दोगे। अगर अभियुक्त व्यक्ति को ड्यूरिंग ट्रायल, विचारण के दौरान पर्सनल अपीयरेंस एग्जम्पशन मिला हुआ है, और जो निर्णय सुनाया जा रहा है वो केवल जुर्माने का है या उसको एक्विट किया जा रहा है, तो उसकी अनुपस्थिति में सुनाया जा सकता है। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे भी मैंने 1-2 क्वेश्चन बताया था, है ना। अब अभियुक्त व्यक्ति एक से अधिक है तो, जैसे मान लो किसी मामले में 10 अभियुक्त है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, सारे के सारे एक साथ कभी नहीं आते, तो क्या न्यायालय निर्णय नहीं सुनाएगा, तो क्लोज परंतु क्या करा है, परंतु जहां एक से अधिक अभियुक्त व्यक्ति हैं, एक से अधिक अभियुक्त व्यक्ति हैं, और उनमें से एक या एक से अधिक उस तारीख को न्यायालय में हाजिर नहीं है जिसको निर्णय सुनाया जाने वाला है, तो पीठासीन अधिकारी पीठासीन अधिकारी उस मामले को, पीठासीन अधिकारी उस मामले को निपटाने में अनुचित पीठासीन अधिकारी उस मामले को निपटाने में अनुचित विलंब से बचने के लिए उनकी अनुपस्थिति में भी निर्णय सुना सकता है, provided that where there are more accused persons than one, and one or more of them do not attend the court on the date on which the judgment is to be pronounced, the presiding officer may, in order to avoid undue delay in the disposal of the case, pronounce the judgment notwithstanding their absence। अनुचित विलंब के से बचने के लिए उनके अनुपस्थिति में निर्णय सुना सकता है। और अगर कोई दंड न्यायालय ने कोई निर्णय सुना दिया कोई, तो निर्णय केवल इस आधार पर इनवैलिड नहीं हो जाएगा कि उसको पक्षकारों को सूचना नहीं दी गई या समय पर सूचना नहीं दी गई, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपराधिक मामले में जो निर्णय दे दिया वो दे दिया। इसलिए क्लोज 7 ये करा है, किसी भी दंड न्यायालय द्वारा सुनाया गया कोई निर्णय, कोई सा भी दंड न्यायालय हो, क्रिमिनल कोर्ट, किसी भी दंड न्यायालय द्वारा सुनाया गया कोई निर्णय केवल इस कारण विदिता अमान्य न समझा जाएगा कि उसके सुनाए जाने के लिए सूचित दिन को या स्थान में कोई पक्षकार या उसका अधिवक्ता अनुपस्थित था, या पक्षकारों पर या उनके अधिवक्ताओं पर या उनमें से किसी पर ऐसे दिन और स्थान की सूचना की तामील करने में कोई लोप या त्रुटि हुई थी, उससे जजमेंट इनवैलिडेट नहीं हो जाएगा। No judgment delivered by any criminal court shall be deemed to be invalid by reason only, केवल इस कारण से deemed to be invalid by reason only of the absence of any party or his advocate on the day or from the place notified for the delivery thereof, or of any omission to serve or defect in serving on the parties or their advocates, or any of them the notice of such day and place। तो ये क्लोज 7 है, इसको भी आप इंपोर्टेंट करना। यानी सेक्शन 53
कि हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। जजमेंट वाला जो सेक्शन 53 नहीं, पहले था ये 353, अभी जो है सेक्शन कौन सा है ये 392। पहले कौन सा था 390, 353 था ना, अब 392 है। वही 39 सेक्शन का यहाँ पर क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है। और 8 ये कह रहा है, इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह धारा 511 के उपबंधों के विस्तार को किसी प्रकार से परिसीमित करते हुए, बताता हूं आपको। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी कंस्ट्रक्ट टू लिमिट इन एनी वे द एक्सटेंट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 511। देखिए आगे एक चैप्टर दे रखा है सीआरपीसी में, न्यायालय से गलत स्थान में कार्यवाही होगी, आरोप लगाने में आरोप नहीं लगाया, आरोप गलत लगा दिया, कन्फेशन रिकॉर्ड करने में, जजमेंट में विचारण के दौरान कोई गलती होगी, उन सबको ठीक करने का एक तरीका दे रखा है पूरा चैप्टर। इरेगुलर प्रोसीडिंग्स, अनियमित कार्यवाहियां हैं। पहले सेक्शन 400 जो है 60 से लेकर के 466 तक था चैप्टर, वो आजकल हो गया आपका, ये देखिए आप 506। ठीक है 506, 507। देखो 506, पहले थोड़ा सा मैं हल्का से बता देता हूं आपको। 506 में वो कार्यवाहियां हैं, यानी इरेगुलरिटीज होगी कोर्ट से। 506 में वो इरेगुलरिटीज हैं जो कोर्ट को, मजिस्ट्रेट को नहीं करनी चाहिए थी, बट गलती से सद्भावपूर्वक उसने कर ली, करने में सक्षम नहीं था फिर भी गलती से गुड फेथ में कर ली, तो वो कार्यवाहियां विसिएट नहीं होंगी, यानी दूषित नहीं होंगी, वैलिड रहेंगी वो कार्यवाहियां, होगी कोई बात नहीं। वो पॉइंट आपके टोटल कितने हैं, 9 पॉइंट है। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सही करने का तरीका है, दोनों लिस्ट याद होनी चाहिए। दूसरा 507 में वो इरेगुलरिटीज हैं, अनियमितताएं, समझते हो ना, यानी ऐसी कार्यवाही जो एक मजिस्ट्रेट करने में सक्षम नहीं है, वो गलती से कैसे भी करे, वो सारी कार्यवाहियां आपकी विसिएट हो जाएंगी। विसिएट मीन्स दूषित हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी, दोबारा से करनी पड़ेंगी। वो पॉइंट है आपके कितने, 17 पॉइंट है टोटल। हम तैयारी करते थे जब 9 और 17 टोटल 26 पॉइंट थे। याद करते थे एक एक मोबाइल में जो है ना, टाइप करके, फालतू के मैसेज टाइप करने के बजाय ये पॉइंट टाइप करो मोबाइल में, कि ये पॉइंट सारे याद होने चाहिए। और एग्जाम में एक बार 2 क्वेश्चन आए, 2015 आरजीएस का एग्जाम देखना, उसमें इस लिस्ट में से 2 क्वेश्चन आए, जिन्होंने दिमाग लगा दिया उसके दोनों ही सही हो गए, और जिसको कहा कि ये भी है तो दोनों ही गलत कर दिया, और जिसने कि लगा कि नहीं कंफर्म नहीं है तो एक तो सही कर ही आया, वो दो में से एक गलत और एक सही। ऐसा क्वेश्चन था वो मैं बता दूंगा आपको। जो कॉग्निजेंस वाला है ना 210 क्लोज फर्स्ट का जो सी पॉइंट है ना, मस्टर्ड खुद संज्ञान लेता है, उसको लेकर के था वो। पुराना पेपर देखना आप। चलिए खैर मैं अभी उस पर नहीं जा रहा। 500 तो इनको ठीक कर सकते हो। 508 ये कह रहा है कि अगर गलत स्थान में कार्यवाही होगी उसको भी ठीक कर सकते हो। बस उससे एक है, इन सब का एक ही सार है, गलती से अभियुक्त के साथ अन्याय नहीं हुआ, एक्यूज मिसलीड नहीं हुआ, और उसके साथ अनजस्टिस नहीं हुआ, फिर ठीक है, कोई खास बात नहीं। फिर कन्फेशन रिकॉर्ड करने में, ठीक है। और 316 क्या था, अभियुक्त की परीक्षा को रिकॉर्ड करने का तरीका। 164 और 281 था, हो गया 183 और 316 में कोई अनियमितताएं होगी उनको भी ठीक कर सकते हो। आरोप विरचित नहीं किया या आरोप लगाया नहीं, या आरोप में गलती का प्रभाव क्या है, अगर अभियुक्त के साथ अन्याय नहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 510। और ये मैं जो बताना चाह रहा था ना अभी 511, वो देखो आप, निष्कर्ष या दंडादेश कब गलती, लोप या अनियमितता के कारण उलटने योग्य होगा। यानी आपराधिक न्यायालय का कोई भी जो निर्णय है, जजमेंट है, निष्कर्ष दंडादेश कब गलती या लोप अनियमितता के कारण उलटने योग्य होगा, इसको पढ़ो आप। फाइंडिंग फाइंडिंग और सेंटेंस व्हेन रिवर्सिबल बाय रीजन ऑफ एरर, ओमिशन और इरेगुलरिटी, इसको देखिए आप। 511 पढ़िए आप।
511 समझ में आ गया होगा आपको, है ना? तो पूरा चैप्टर ही वो ध्यान रखना है आपको। उनको याद करने का तरीका भी है। जैसे सबसे पहले तो कोई कार्रवाई करोगे तो स्थान होगा ना, तो वो हो गया 508। फिर कन्फेशन रिकॉर्ड करोगे, वो हो गया आगे वाले स्टेज 509। फिर आरोप लगाओगे, 510। फिर निर्णय सुनाओगे, कौन सा हो गया, 511। और फिर कोई निर्णय में कोई कोई प्रॉपर्टी कुर्की होगी वगैरह, तो उसको अपील के बारे में त्रुटि अभी कोई भी गलती त्रुटि गलती के कारण कोई भी कुर्की की गई है ना, वो इलीगल नहीं होगी, आप अवैध नहीं होगी। वो 312। ये पहले 300 सॉरी 460 से लेकर के और 466 तक थे। अब ये हो गए सेक्शन 507 से लेकर के 6 से लेकर के और 512। बट इस टॉपिक में से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आता है, वो जो लिस्ट दे रखी है ना, आगे वाले गलत नहीं होंगे। ये तो सेक्शन टाइटल याद रख लोगे, उसी से काम चल जाएगा। जो लिस्ट दे रखी है ना, वो लिस्ट आपको समझ में भी तभी आएगी जो पूरी सीआरपीसी बीएनएसएस पढ़ लोगे आप। उसी का ही सार है पीछे वाला, एक प्रकार से रिवीजन हो जाएगा कौन कौन सी कार्यवाही हमने पीछे पढ़ी है। तो उनको भी याद करने का एक तरीका है। 9 वाले पॉइंट याद करो जहां कार्यवाही विसिएट नहीं होती। 17 वाले पॉइंट याद भी नहीं रहे ना, तो भी आपको 9 याद है ना, तो आप अंदाज लगा सकते हो कि हाँ ये 9 में नहीं है, तो ये नीचे वाले में होगा। चलिए, तो इसलिए लास्ट वाला क्लोज था ना, वो ये करा कि इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह धारा 511 के उपबंधों के विस्तार को किसी प्रकार से परिसीमित करती है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी कंस्ट्रक्ट टू लिमिट इन एनी वे द एक्सटेंट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 511। यानी 511 में कोई चीजें हैं उनको ठीक कर सकते हो, पीछे निष्कर्ष दंडादेश आदेश में कोई त्रुटि वगैरह होगी उसको ठीक करने का तरीका है। अब आ जाइए आप, ये पहले था सेक्शन 354। 393 जो था पहले, कौन सा था, 354। लैंग्वेज एंड कंटेंट्स ऑफ जजमेंट। निर्णय की भाषा और अंतर वस्तु क्या होगी, पीछे अपने वहां पर भी पढ़ा था, देखो याद है आपको सीपीसी में। कंटेंट्स ऑफ जजमेंट, लघुवाद न्यायालय का निर्णय था तो दो बातें थी, अन्य न्यायालय के निर्णय में कितनी बातें थी, चार बातें थी। याद है क्या आपको? देखो सीपीसी निकालो, भूल गए होंगे अब तक आप। सीपीसी ऑर्डर 20 का रूल 4। है ना? वैसी बातें यहां पढ़ने को मिलेंगी, देखो आप। अब आ जाए आप सेक्शन 393, लैंग्वेज एंड कंटेंट्स ऑफ जजमेंट, निर्णय की भाषा और अंतर्वस्तु। इस संहिता इस संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस लाइन का क्या अर्थ है? इस संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय धारा 392 में निर्दिष्ट प्रत्येक निर्णय except as otherwise expressly provided by this संहिता, every judgment referred to in section 392। इसका यह है, पहले महानगर आजकल हटा दिया उसको। जैसे समरी ट्रायल में निर्णय कैसे सुनाते हैं, सारी बातें नहीं होती ना। समरी ट्रायल में निर्णय में संक्षिप्त कथन लिखते हैं ना, इस संहिता में जैसे भाई निर्णय सुनाते हैं तो निर्णय तो सारा 392 में है ना, लेकिन समरी ट्रायल में जो निर्णय सुनाते हैं ना, उसमें 393 वाली सारी बातें नहीं आती। पीछे पढ़ चुके हैं हमने, समरी ट्रायल में संक्षिप्त में था ना। तो यहाँ पे करेंगे इस संहिता, इसका पहले एक एक्सेप्शन और था, महानगर मजिस्ट्रेट का निर्णय।
पहले देखो आप सीआरपीसी निकालो, आप एक सेक्शन यहां से हटा दिया। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का जो निर्णय था ना, उसमें कौन कौन सी बातें आती हैं वो अब यहां से थोड़ा क्या है, रिपील कर दिया। 355 नहीं मिलेगा, देखो आप 354 के बाद में सीधा 356 है। भाई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का प्रोविजन हटा दिया ना। अभी एपीओ मेंस एग्जाम में आया भी था, मैं हर बार याद कराता हूँ, लेकिन इस बार तो काम में आ गया। चलो मुझे बड़ी खुशी मिली कि महानगर मजिस्ट्रेट के निर्णय के कंटेंट्स क्या होंगे। अभी एपीओ मेंस एग्जाम हुई थी ना, उसमें पूछा था, मिल गया सीआरपी से सेक्शन 355। तो अभी आपके सिलेबस में तो है, तो उसको भी ध्यान में रखना है भाई। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के निर्णय में क्या क्या बातें होंगी अभी इसके बाद में चर्चा करेंगे। तो दो एक्सेप्शन थे इसके, जो लाइन लिखी है ना यहाँ पर, एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस संहिता एवरी जजमेंट रेफर टू इन सेक्शन 392। इस संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय धारा 392 में निर्दिष्ट प्रत्येक निर्णय, पहला, उसको अलग रखो बाद में देखेंगे, प्रत्येक निर्णय न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। शैल बी रिटन, शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। दूसरा, पहली बात तो न्यायालय की भाषा हो गया, निर्णय न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। दूसरा, अवधारण के लिए पर्सन, क्वेश्चंस फॉर डिटर्मिनेशन, उस पर्सन या उन प्रश्नों पर विनिश्चय, डिसीजन देयर ऑन, और विनिश्चय के कारण। उसमें एक और था, मामले का संक्षिप्त कथन था ना। तो तीन बातें देखो, अवधारण के लिए पर्सन, अवधारण के लिए प्रश्न, उस प्रश्न या उन प्रश्नों पर विनिश्चय, और विनिश्चय के कारण अंतर्विष्ट करेगा। शैल कंटेन, शैल कंटेन द पॉइंट, shall contain the point or points for determination, the decision thereon and the reasons for the decision। ये बी पॉइंट। तीसरा, वह अपराध यदि कोई हो, वह अपराध यदि कोई हो जिसके लिए और भारतीय न्याय संहिता 2023 या अन्य विधि की वह धारा जिसके अधीन अभियुक्त दोष सिद्ध किया गया है, और वह दंड जिसके लिए वह दंडाधिष्ठ है, विनिर्दिष्ट करेगा। अगर दोष सिद्धि का निर्णय है तो कौन सा अपराध किया, भारतीय न्याय संहिता के अधीन अपराध किया या किसी अन्य विधि के अधीन अपराध किया, वो धारा कौन सी है और उस पर कितना दंड उसको दिया, वो भी बताएगा। shall स्पे shall specify, shall specify the offense if any of which and the section of the BNS 2023 or other law under which the accused is convicted and the punishment to which he is sentenced। यदि निर्णय दोष मुक्ति का है तो क्या होगा, यदि निर्णय दोष मुक्ति का है तो उस अपराध का कथन करेगा जिससे अभियुक्त दोष मुक्त किया गया है, और निर्देश देगा कि वह स्वतंत्र कर दिया जाए। कि यानी अभियुक्त व्यक्ति पर जिस अपराध का आरोप है उससे उसको दोष मुक्त किया और उसको तुरंत क्या है, रिहा किया जाए, स्वतंत्र किया जाए, अगर एक्विटल का है। इफ इट बी ए जजमेंट ऑफ एक्विटल, इफ इट बी ए जजमेंट ऑफ एक्विटल, shall state shall state the offense of which the accused is acquitted and direct that he be he be set at liberty। तुरंत स्वतंत्र करने का निर्णय देगा। ये हो गए 4 पॉइंट। ये सारी बातें उसमें नहीं आती हैं, किसमें, ऊपर ना, इस संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित, इसको अंडरलाइन करके लिखो कौन सा सेक्शन था वो, समरी ट्रायल वाला कौन सा था, है 287। देखो आप 287 समरी ट्रायल में निर्णय, संक्षिप्त विचारित प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें अभियुक्त दोषी होने का विभाग नहीं करता है, मजिस्ट्रेट साक्ष्य का सारांश और निष्कर्ष के कारणों का संक्षिप्त कथन देते हुए निर्णय अभिलिखित करेगा। और संक्षिप्त विचारणों में रिकॉर्ड देखो क्या होगा, पीछे सेक्शन 386 भी था ना निर्णय। तो अब यहाँ
दोनों में अलग है अंतर। चलिए आ जाइए आप। क्लोज दो देखिए, क्लोज तीन, क्लोज टू। ये पहले सेक्शन 354 का क्लोज टू था, अब आ गया ये सेक्शन 393 का क्लोज टू। आपको एक सेक्शन बताया था मैंने बीएनएसएस का। आईपीसी सेक्शन 72 था पहले, अब कौन सा है? 9 नहीं है, सेक्शन 8 का कोई क्लोज होगा। देखो आप, डाउट वाला है, जिसमें सबसे कम पनिशमेंट होगा वो देगा न्यायालय का, डाउट वाली कंडीशन में, याद है आपको? बीएनएस का 8 का क्लोज 10, 10 का सेक्शन 10, हाँ वही कर रहा हूं, आप पढ़िए इसको देखिए। जब दोष सिद्धि, देखिए, जब दोष सिद्धि भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन है और ये संदेह है कि अपराध अपराध उस संहिता की दो धाराओं में से किसके अधीन या एक ही धारा के दो भागों में से किसके अधीन आता है, तो न्यायालय इस बात को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करेगा और अनुकल्पतः निर्णय देगा। When the conviction is under the BNS 2023 and it is doubtful under which of two sections or under which of two parts of the same section of that Sanhita the offense falls, the court shall distinctly express the same and pass judgment in the alternative। अल्टरनेटिव जजमेंट भी दे सकता है, और डाउट वाली कंडीशन में जिसमें कम पनिशमेंट होता है ना, उसके लिए दोष सिद्ध देता है। और तीसरा देखिए आप, देखिए, जब दोष सिद्धि कौन से दंड से हुआ है? जब दोष सिद्धि मृत्यु से अथवा अनुकल्पतः आजीवन कारावास से या कई वर्षों की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए है, तब निर्णय में दिए गए दंडादेश के कारणों का दिए गए दंडादेश के कारणों का और मृत्यु दंडादेश की दशा में ऐसे दंडादेश के लिए विशेष कारणों का कथन होगा। विशेष कारण क्या होंगे? कि ये रेयरेस्ट ऑफ मामला है। कौन सा मामला है? दुर्लभतम मामला है। भाई सब में दोष सिद्धि में मृत्युदंड या आज मृत्युदंड नहीं देकर के, जैसे हत्या के लिए आजीवन कारावास दे दिया या कई वर्षों की अवधि का कारावास है, तो वहां न्यायालय उसके लिए कारण लिखेगा उसने ऐसा पनिशमेंट क्यों दिया। और डेथ सेंटेंस से अवार्ड कर रहा है, मृत्युदंड दे रहा है, तो उसके लिए क्या लिखेगा? विशेष कारण, कि ये मामला हजारों लाखों में से एक है, रेयरेस्ट मामला है, दुर्लभतम मामला है, दुर्लभ से दुर्लभतम मामला है, इसलिए उसको मृत्युदंड दिया जा रहा है। उसके लिए विशेष कारण लिखेगा कि इसके लिए मृत्युदंड के अलावा और कोई दंड हो ही नहीं सकता। मृत्युदंड इसके लिए एक एप्रोप्रिएट पनिशमेंट है। व्हेन द कन्विक्शन when the conviction is for an offense punishable with death or in the alternative with imprisonment for life or imprisonment for a term of years, the judgment shall state the reasons for the sentence awarded, and in the case of sentence of death, the special the special reasons for such sentence, the special reasons for such sentence। और कई बार क्या होता है कि अपराध 1 वर्ष या उससे अधिक के अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध था और आपने केवल सजा 3 महीने से भी कम दे दी, तो ऐसा क्यों किया भैया आपने? अपराध के लिए सजा 1 वर्ष या 1 वर्ष से ज्यादा है, ठीक है, और आप उसको 3 महीने से भी कम की सजा दे रहे हो, तो ऐसा क्यों कर रहे हो? उसके लिए आपको क्या लिखना होगा? कारण लिखना। बट समरी ट्रायल में ऐसा नहीं लिखा है, क्योंकि समरी ट्रायल में तो दिया ही कितना जाता है, मैक्सिमम ही 3 महीने है, उससे ज्यादा तो आप दे ही नहीं सकते। क्लोज चौथा इंपोर्टेंट कर लेना आप। जब दोष सिद्धि, इसका भी हर एक क्लोज इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना आप। जब दोष सिद्धि 1 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए है, किंतु न्यायालय 3 मास से कम अवधि के कारावास का दंड अधिरोपित करता है,
तब वह ऐसा दंड देने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा। उस दशा के सिवाय जब वह दंडादेश न्यायालय के उठने तक के लिए कारावास का नहीं है। अगर राइजिंग ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के उठने तक का कारावास दिया, पीछे सेक्शन पढ़ा है न्यायालय के उठने तक का कारावास अपने कंटेम्प्ट वाले में, एक तो तब कारण लिखना आवश्यक नहीं है, या वह मामला इस संहिता के उपबंधों के अधीन संक्षिप्त विचारित नहीं किया गया है। समरी ट्रायल में तो पनिशमेंट 3 से कम, क्या 3 से ज्यादा तो दे ही नहीं सकते, 3 या 3 से कम ही देना होगा, वहां कारण नहीं लिखना, या न्यायालय के उठने तक का दिया। ये क्लोज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो क्लोज 4 है, ध्यान रखना आप। when the conviction when the conviction is for an offense punishable with imprisonment for a term of 1 year or more, but the court but the court imposes the court imposes a sentence of imprisonment for a term of less than 3 months, it shall record its reasons for awarding such sentence, unless the sentence is one of imprisonment till the rising of the court। कौन सा सेक्शन था ये? till the rising of the court, or unless the case was tried summary under the provisions of this संहिता। तो समरी ट्रायल के प्रावधान पीछे आप पढ़ चुके, वहां कारण लिखने की आवश्यकता नहीं है भाई। अपराध 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष से दंडनीय है, और आप उसको सजा कितनी दे रहे हो? 3 महीने तक दे रहे हो, फिर भी ठीक है। 3 महीने से भी कम दे रहे हो तो उसके लिए आपको क्या लिखना होगा? कारण लिखना। बट कहाँ कारण नहीं लिखना होगा? समरी ट्रायल में कारण नहीं लिखना होगा, या न्यायालय के उठने तक का दिया वहां पर कारण नहीं लिखना होगा। और अगर मृत्युदंड दिया है ना, आपने देखा होगा ना मृत्युदंड देते समय कि उस व्यक्ति को तब तक फांसी पे लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाए। फांसी पे लटकाने का आदेश नहीं होता है, फांसी पे लटका के वापस उतार लो, चलो हो गया ना पनिशमेंट एग्जीक्यूट। फांसी पे तब तक लटकाओ जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाए। डॉक्टरों की टीम आती है, चेक करती है कि इसके प्राण निकले या नहीं निकले। जब किसी व्यक्ति को मृत्यु का दंडादेश दिया गया है तो वह दंडादेश यह निर्देश देगा कि उसे गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। When any person is sentenced to death, the sentence shall direct that he be hanged by the neck till he is dead। और ये सेंटेंस आपने मूवी वगैरह में सुना होगा ना, देते समय लास्ट में पेन तोड़ देते हैं ऐसे, कोई जरूरी नहीं है पेन तोड़े, लेकिन दिखाते हैं ना कि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जा रहा है, उस कलम से किसी और व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं लिखा हो। मृत्युदंड देना इतना आसान थोड़ी है जैसे किसी व्यक्ति को क्या है मृत्युदंड दे रहा है। कई बार पेपर में आता है ना, किसी को मृत्युदंड सुनाते हैं तो जज की फोटो वगैरह आता है ना, नाम वगैरह कि इसने मृत्युदंड दिया। बट अपील में कोई रेयर केस में आगे चेंज हो जाते हैं, जैसे निर्भया वाले मामले में लटका दिया सबको। एक तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें उसको एग्जीक्यूट भी किया जाता है। अब आ जाइए आप पीछे जो आपने सिक्योरिटी वाले पढ़े थे ना, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर, उन सेक्शन की बात करा। देखिए एक तो 136 पीछे वाले सेक्शन देखो, प्रतिभूति देने का आदेश है ना। 136 अगर जांच में पाया गया तो 136 धारा 136 के अधीन, या धारा 157 क्लोज टू, 157 वाली वो है न्यूसेंस वाली, 157 क्लोज न्यूसेंस वाला है ना, 157 क्लोज टू के अधीन प्रत्येक आदेश में, और धारा 144, 164, 166 मेंटेनेंस वाली है ना। 144, 164, 64 कौन सी है? ये न्यूसेंस वाली है ना, भूमि और जल से संबंधित विवाद।
भूमि और जल से संबंधित 144, 164 और 166 उपयोग के अधिकार को लेकर के अधीन किए गए प्रत्येक अंतिम आदेश में, यानी इन धाराओं के अधीन भी तो आदेश दिया जा रहा है ना, प्रतिभूति देने का आदेश है, या मेंटेनेंस वाले में आदेश दिया जा रहा है, या न्यूसेंस के अर्जेंट मामले उसमें दिया जा रहा है, या भूमि और जल वाले में उपयोग के अधिकार 164। तो उसमें कौन कौन सी बातें होंगी? अवधारण के लिए प्रश्न, उस प्रश्न या उन प्रश्नों पर विनिश्चय और विनिश्चय के कारण अंतर्विष्ट होंगे। देखो, यानी इन धाराओं के अधीन भी कोई निर्णय दिया गया ना, उसमें भी वही तीन बातें होंगी जो पीछे आपने पढ़ी। कौन सी? एवरी ऑर्डर अंडर सेक्शन 136 और सबसेक्शन 136 और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 157 एंड एवरी फाइनल order made under section 144, 164, 166 shall contain the point or points for determination, the decision thereon and the reasons for the decision। यही बातें अपने तीन वहां पढ़ी थी। यानी इन धाराओं में भी न्यायालय कोई अंतिम आदेश देता है, उस अंतिम आदेश में अवधारण के लिए प्रश्न, उस प्रश्न या उन प्रश्नों पर विनिश्चय और विनिश्चय के कारण, वही तीन बातें यहाँ हैं। ये आपका सेक्शन 393। ठीक है। अब आप, आपके पास सीआरपीसी है, सीआरपीसी सेक्शन 355 पढ़ो, जो अभी यहां से हटा दिया। महानगर मजिस्ट्रेट के निर्णय में कौन कौन सी बातें होंगी वो देखो। हो सकता है आपसे नहीं पूछे, बिल्कुल भी नहीं पूछे, बट फिर भी आप एक बार देखो, क्योंकि आपके सिलेबस में है। इस बार आरजीएस के एग्जाम में तो पढ़ना ही पड़ेगा। भविष्य में कोई एग्जाम आए उसमें नहीं पढ़ा, नहीं पढ़े, ये अलग बात है। लिस्ट दे रखी है ना, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के निर्णय में कौन कौन सी बातें होंगी, सेक्शन 355। उसमें लिखा ना, इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी महानगर मजिस्ट्रेट, यानी पीछे और न्यायालयों के निर्णय में तो अभी अपन ने जो पढ़ा वो था, 353 वाली बातें आएंगी, 54 वाली बातें आएंगी। जब महानगर मजिस्ट्रेट के निर्णय में ये बातें आएंगी, जो पॉइंट यहाँ दे रखे हैं, ये एपीओ मेंस एग्जाम में अभी पूछा था। क्या क्या देखिए, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जजमेंट, महानगर मजिस्ट्रेट निर्णय को इसमें इसके पूर्व उपबंधित तिथि से अभिलिखित करने पता। इसमें इसके पूर्व कौन से? 53-54 वाली को छोड़ कर गए। अभिलिखित करने के बजाय निम्नलिखित विशिष्टों का अभिलिखित करेगा। इंस्टीड ऑफ रिकॉर्डिंग ए जजमेंट इन द मैनर हेयर इन बिफोर प्रोवाइडेड, ए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, नेमली मामले का क्रम संख्यांक, द सीरियल नंबर ऑफ द केस, अपराध किए जाने की तारीख, द डेट ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, यदि कोई परिवादी है तो उसका नाम, द नेम ऑफ द कंप्लेनेंट इफ एनी, अभियुक्त व्यक्ति का नाम और उसके माता पिता का नाम और उसका निवास स्थान, द नेम ऑफ द एक्यूज पर्सन एंड हिज पेरेंटेज एंड रेजिडेंस, अपराध जिसका परिवाद किया गया है या जो साबित हुआ है, द ऑफेंस कंप्लेंट, कंप्लेंट ऑफ और प्रूव्ड, अभियुक्त का अभिभावक और उसकी परीक्षा, द प्ली ऑफ द एक्यूज एंड हिज एग्जामिनेशन इफ एनी, ऐसे आदेश की तारीख, अंतिम आदेश फाइनल ऑर्डर, द डेट ऑफ सच ऑर्डर, और उन सब मामलों में जिनमें धारा 373 के अधीन या 374 की उपधारा 3 के अधीन अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील होती है। ये परिशांति और सदाचार वाले हैं जिसकी अपील होती है। निर्णय के कारणों का संक्षिप्त कथन होगा। इन ऑल केसेस इन विच एन अपील लाइज फ्रॉम द फाइनल ऑर्डर आइदर अंडर सेक्शन 373 और अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 374, ए ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द रीजंस फॉर द डिसीजन। देखिए, ये जो तीन आपराधिक कानून है, इसको मैं बार बार बता रहा हूं, आपको सेक्शन पे ध्यान देने के बजाय कंटेंट्स पे आपको ध्यान देना है। हो सकता है कि इन तीन कानूनों में आपसे आर आरजीएस की जो मेंस, आरजीएस की जो प्री एग्जाम है उसमें एक ही क्वेश्चन नहीं पूछे, ये पूछे तो नए वाले वो सेक्शन पूछेंगे जो नए ऐड हुए हैं। जैसे आईपीसी में आज पेपर में है ना, आईपीसी में सेक्शन 111 में पहली बार एफआईआर दर्ज हुई, पेपर पढ़ा आपने? ये लॉरेंस बिश्नोई के जो गैंगस्टर हैं उनसे संबंधित एक था, 111 बीएनएस है ना, टेररिस्ट एक्टिविटीज, टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं है, दूसरा है ऑर्गेनाइज क्राइम।
उसमें एफआईआर दर्ज हुई। तो ये सेक्शन आप पूछ सकते हैं। चेन स्नैचिंग है, नया अपराध है, 110 11, 110 11 12 है क्या, 111 112 113। तो नए जो प्रावधान है, या कोई टाइमलाइन फिक्स की है, बट वो सेक्शन वही पूछ सकते हैं जो नए जोड़े हैं। ये नई किताब में कितने सेक्शन हैं, कितने अध्याय हैं, ये तो ध्यान रखना है ना आपको। चलिए, अब आ जाइए आप सेक्शन 356 था पहले, 394। यानी जो पहले भी जिनको दोष सिद्ध किया हुआ है, एक व्यक्ति जो न्यायालय ने कोई अभियुक्त व्यक्ति को दोष सिद्ध किया, और पता लगा इसको पहले भी किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है, इसका मतलब वो तो जेल के छूटने के पश्चात दोबारा भी अपराध कर सकता है, ये तो आदतन अपराधी है। तो ऐसे व्यक्तियों से न्यायालय कि वो कहां पर रहते हैं, क्या करते हैं, अपने पते की सूचना देनी होगी। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक। उसके बारे में नियम है, और राज्य सरकार ने कोई नियम बना दिए तो उन नियमों की पालना करनी पड़ेगी। और यहां अगर उन नियमों की पालना नहीं की है तो उसको विदाउट वारंट अरेस्ट भी किया जा सकता है। ये सेक्शन पहले काफी बड़ा था, अब थोड़ा इसको शॉर्ट कर दिया। 394 देखिए, पहले 356 था ये। पूर्वतन पूर्वतन दोष सिद्ध अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेश। ऑर्डर फॉर नोटिफाइंग ऑर्डर फॉर नोटिफाइंग एड्रेस ऑफ प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर। जब कोई व्यक्ति, देखिए, जब कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति जिसे भारत में किसी न्यायालय ने 3 वर्ष पहले, यहाँ अपराधों की लिस्ट दे रखी थी आईपीसी के, अगर आप पुराना सेक्शन देखोगे ना तो अपराधों की लिस्ट दे रखी थी। आज के लिए सुविधा कर दी, सेक्शन का नाम देने के बजाय एक अपराधियों की एक कैटेगरी दे दी कि इतने कारावास से दंडनीय अपराध। तो सेक्शन याद नहीं करने आपको। जब कोई व्यक्ति जिसे भारत में किसी न्यायालय ने 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया है, किसी अपराध के लिए जो 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा पुनः दोष सिद्ध किया जाता है। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को छोड़ करके किसी अन्य न्यायालय ने उसको रिकन्विक्ट किया है, यानी पहले भी एक बार दोष सिद्ध कर दिया और उसी प्रकार के अपराध के लिए उसको दोबारा भी दोष सिद्ध किया है, पुनः दोष सिद्ध किया जाता है। तब यदि ऐसा न्यायालय ठीक समझे तो वह उस व्यक्ति को कारावास का दंडादेश देते समय यह आदेश भी कर सकता है कि छोड़े जाने के पश्चात उसके निवास स्थान की और ऐसे निवास स्थान की किसी तब्दीली तब्दीली की या उससे उसकी अनुपस्थिति की, इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से सूचना ऐसे दंडादेश की समाप्ति की तारीख से 5 वर्ष से अधिक अवधि तक दी जाएगी। सजा पूरी काट के बाहर आ गया, उसके पश्चात भी 5 वर्ष तक वो सूचना देता रहेगा। आप यूं समझिए इसको, किसी व्यक्ति को 3 वर्ष या उससे अधिक कारावास से दंडनीय अपराध के लिए न्यायालय ने आज दोष सिद्ध किया है, ठीक है, और दोष सिद्ध करने वाला न्यायालय सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। और उस व्यक्ति को पहले भी 3 वर्ष या उसके अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए पहले भी दोष सिद्ध कर दिया और आज दोबारा उसको दोष सिद्ध किया है, तो अब हो सकता है वो तीसरी बार भी कर सकता है। तो उसको सजा समाप्त होने के बाद में 5 वर्ष तक वो कहाँ रहता है, क्या करता है, उसकी सूचना देनी होगी। एड्रेस भी बताना होगा, और एड्रेस चेंज कर रहा है तो वो भी बताना होगी, ताकि उस पर निगरानी रखी जा सके। when any person when any person having been convicted by a court in India of an offence punishable with imprisonment for a term of 3 years or upwards is again convicted of any offence punishable with imprisonment for a term of 3 years or upwards
बाई एनी कोर्ट अदर देन दैट ऑफ ए मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास। सेकंड क्लास के द्वारा नहीं होना चाहिए। सेकंड क्लास ऐसा आदेश नहीं दे सकता। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को बेचारे को कुछ भी पावर नहीं है। पीछे भी आपने पढ़ा, यहाँ पर भी देखा, सूचना देने का पाबंदी भी नहीं लगा सकता। Such court may, if it thinks fit, at the time of passing a sentence of imprisonment on such person, also order that his residence and any change of or absence from such residence after release be notified as herein after provided for a term not exceeding 5 years from the date of the expiration of such sentence। हो गया क्लियर? कितने, अब ये 5 वर्ष ध्यान रखना। सीपीसी में वो रजिस्टर्ड एड्रेस आपने फाइल किया था ना, वहां 2 वर्ष है। 2 वर्ष तक मामला समाप्त होने के बाद में भी 2 वर्ष तक वही पता माना जाएगा। याद है क्या आपको? ऑर्डर 6 का रूल कौन सा है? 14A, रजिस्टर्ड एड्रेस। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, फिर वो आपको सब एक जैसे लगते हैं, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष। तो यहाँ कितना है? 5 वर्ष तक सूचना देता रहेगा। पहले यहां देखिए, आप सीआरपीसी निकालिए। पहले इसमें आईपीसी के सेक्शन बता रखे थे, 356 क्लोज फर्स्ट देखो आप, उसमें आईपीसी के सेक्शन बता रखे थे। तो अब आपको तो समस्या ही नहीं है, सिंपल कर दिया। 3 वर्ष या उससे अधिक के कारावास या दंडनीय अपराध के लिए दोबारा दोष सिद्ध किया। पहली बार दोष सिद्ध किया तब नहीं, दोबारा दोष सिद्ध किया तब उसे एड्रेस देने की सूचना देने का नियम लगाया जाएगा उस पर। लिस्ट दे रखे ना अपराधों की, और अपराधों पर ये नियम लागू होता है तो अपराध के अबेटमेंट और दुष्प्रेरण पे भी लागू होगा। दूसरा क्लोज, उपधारा फर्स्ट के उपबंध उन अपराधों को करने के आपराधिक षड्यंत्रों और उन अपराधों के दुष्प्रेरण तथा उन्हें करने के प्रयत्न को भी लागू होते हैं। द प्रोविजंस द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन फर्स्ट shall also apply to criminal conspiracies to commit such offences and to the abatement of such offences and attempt to commit them। चौथा, इस धारा इस धारा के अधीन इस धारा के अधीन आदेश अपील न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा भी, जब वह अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, किया जा सकता है। देखो, पुनः दोष सिद्ध करने वाला न्यायालय ये नियम सूचना देने की पाबंदी नहीं लगा सकता। मामला अपील में या रिवीजन में है तो अपीलेट कोर्ट और हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट रिवीजन में भी ये 5 साल वाली जो बात है ना, नियम पते की सूचना देने वाली बात का नियम जो है वो लगा सकता है। यानी ये पावर जो ट्रायल कोर्ट को है, जो दोबारा रिकन्विक्ट कर रहा है, ये पावर जब मामला अपील में हो या रिवीजन में हो तो अपील न्यायालय या रिवीजन में हाई कोर्ट और सेशन न्यायालय भी ये पाबंदी लगा सकते हैं सूचना देने की। एक पहला मैंने छोड़ दिया, एक क्लोज है ना, पहले तीसरा क्लोज देखो। यदि ऐसी दोष सिद्धि, देखो, पुनः दोष सिद्ध किया है न्यायालय ने, तभी तो न्यायालय ने नियम लागू किया है। अभियुक्त व्यक्ति ने वो दोष सिद्धि से अपील कर दी और अपील न्यायालय ने उसको दोष मुक्त कर दिया और दोष सिद्धि को अपास कर दिया, तो जो 5 साल की जो सूचना देने की है ना, वो ऑटोमेटिकली क्या होगी? शून्य होगी। भाई रिकन्विक्शन पे तो हो रहा है ना, रिकन्विक्शन को ऊपर वाली कोर्ट ने क्या कर दिया? सेट असाइड कर दिया। यदि ऐसी दोष सिद्धि अपील में या अन्यथा अपास कर दी जाती है तो ऐसा आदेश शून्य हो जाएगा। If such conviction is set aside on appeal, if such conviction is set aside on appeal or otherwise, such order shall become void। और चौथा मैंने बता दिया आपको, an order under this section may also be made by an appellate court or by the high court or court of session when exercising its powers of revision। भाई रिवीजन की पावर सिर्फ किसको है? हाई कोर्ट और सेशन को। और क्लोज 5, राज्य सरकार छोड़े गए सिद्ध दोषों के निवास स्थान की तब्दीली की या उससे उनके अनुपस्थिति की सूचना से संबंधित इस धारा के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।
The state government may by notification make rules to carry out the provisions of this section relating to the notification of residence or change of or absence from residence by released convicts. और इन नियमों को अगर कोई अभियुक्त व्यक्ति उल्लंघन करता है तो पुलिस अधिकारी उसको विदाउट वारंट अरेस्ट भी कर सकता है। ऐसा पढ़ा था ना आपने। 394 का क्लोज 5, पहले 356 का क्लोज 5 था। सेक्शन 35 निकालो आप। सेक्शन 35 विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट करने वाली थी ना। कितने आधार थे उसमें? एक क्लोज ये देखो, क्लोज आई क्या लिखा हुआ है? छोड़ा गया सिद्ध दोष होते हुए धारा 394 की उपधारा 5 के अधीन बनाए गए किसी नियम को भंग करता है तो पुलिस अधिकारी बिना वारंट उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। टॉपिक ये है ना, विदाउट वारंट पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है? हु बीइंग ए रिलीज कन्विक्ट commits a breach of any rule made under subsection 5 of section 394। क्लियर? तो ये पॉइंट अब पढ़ा आपने। वो सेक्शन 35 में पढ़ा था कि पुलिस विदाउट वारंट कब अरेस्ट कर सकती है। अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। राज्य सरकार जिन छोड़े गए जो कन्विक्ट हैं उनके बारे में नियम कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। सूचना कहाँ देनी है, कैसे देनी है, ये सब नियम कौन बनाएगी? बाय नोटिफिकेशन। द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन मेक रूल्स टू कैरी आउट the provisions of this section relating to the notification of residence or change of or absence from residence by released convicts। और लास्ट पॉइंट, ऐसे नियम उनके भंग किए जाने के लिए दंड का उपबंध कर सकते हैं। राज्य सरकार ने जो नियम बना रही, नियमों का कोई व्यक्ति उल्लंघन करेगा तो उसके लिए पेनल प्रोविजन भी बनाए जा सकते हैं, दंड का उपबंध कर सकते हैं। और जिस व्यक्ति पर ऐसे किसी नियम को भंग करने का आरोप है उसका विचारण उस जिले में सक्षम अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। कौन से मजिस्ट्रेट द्वारा? जिसमें उस व्यक्ति द्वारा अपने निवास स्थान के रूप में अंत में सूचित स्थान है। ये इंपॉर्टेंट है। यानी अगर वो नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका विचारण होगा दंड देने के लिए। कौन से नियम का उल्लंघन किया, उसको सुनवाई का अवसर तो दिया जाएगा ना, विचारण होगा उसका। और विचारण कौन सा मजिस्ट्रेट करेगा? वो मजिस्ट्रेट करेगा जहां पर लास्ट में आपने निवास स्थान में कहां रह रहे थे वहां कौन से मजिस्ट्रेट का जुरिडिक्शन है। Such rules may provide for punishment for the breach thereof, and any person charged with a breach of any such rule may be tried by a magistrate of a competent jurisdiction in the district in which the place last notified by him as his place of residence is situated। यह आपका सेक्शन, पुराना सेक्शन 356 था, अब कौन सा हो गया? 394। पढ़ लीजिए आप इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन भी आपका। और एक सेक्शन और पढ़ेंगे कंपनसेशन का, 395 यानी पहले सेक्शन था ये 357 कंपनसेशन का, ऑर्डर टू पे कंपनसेशन। देखिए आजकल जितने भी आपके पेनल प्रोविजन है, जितने भी आपके दंड कानून है, उसमें अभियुक्त व्यक्ति को न्यायालय जब कन्विक्ट करता है, दोष सिद्ध करता है, तो पहले क्या होता था कि अभियुक्त व्यक्ति पर कोर्ट जो फाइन इंपोज करता था वो फाइन तो राजकोष में जमा हो जाता, राज्य सरकार को चला जाता। अब अपराध से जो पीड़ित व्यक्ति है, जो विक्टिम है, उसको क्या मिला? उसको तो कुछ नहीं मिला। भाई अभियुक्त व्यक्ति को जेल भेज देने से या उस पर 50,000 लाख रुपए का जुर्माना लगाने से, और वो राज्य जुर्माना कहाँ ले लिया? राज्य सरकार ने ले लिया, स्टेट गवर्नमेंट ने। तो पीड़ित व्यक्ति को क्या मिला? पीड़ित व्यक्ति को तो बेचारे को कुछ भी नहीं मिला। भाई अभियुक्त व्यक्ति को जेल भेजने से उसको कोई घाव थोड़ी भर रहे हैं। तो कई बार पीड़ित व्यक्ति ऐसे भी आते हैं, जैसे कल परसों फ्रॉड का मामला था,
420 का। तो कह रहे साहब उसको सजा मिले नहीं मिले मुझे से मुझे तुम्हें जो पैसे दिलाओ। मुकदमा है कि डर के वो पैसे देते। भाई उसको जेल जाने से उसको क्या फर्क पड़ रहा है? भाई मुझे कोई व्यक्ति मेरे से 20 लाख रुपए हड़प लिया और उसको जेल होगी 2 साल की, तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? 2 की हो 5 की हो, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए ना। तो अब आजकल क्या हो गया, जितने भी कानून आ रहे हैं चाहे, और खास तौर से आपने देखा होगा बलात्संग वाले मामलों में अभियुक्त व्यक्ति पर जो जुर्माना लगाया जाता है वो सारा का सारा किसको मिलेगा? विक्टिम को मिल रहा था ना। और इतना जितना मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 5 लाख 10 लाख उतना। तो आजकल के जितने भी पेनल प्रोविजन है जो नए कानून आ रहे हैं उसमें पीड़ित व्यक्ति को कंपनसेट करने की भरसक प्रयास किया गया है। तो यहाँ जो 357 है वो भी अपन 390 जो फाइन 5 है, पुराना सेक्शन 357 है, वो भी यही कहता है कि अभियुक्त व्यक्ति पर जो फाइन लगाया जाता है उसमें से राशि किसको दी जाए? पीड़ित को दी जाए। और यहाँ अगर अभियुक्त व्यक्ति नहीं देता है, डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ फाइन, और वो सजा काट लेता है, तो भी वो उससे वसूला जाएगा। पीछे आपको याद है बताया था मैंने किसमें? बीएनएस का सेक्शन बताया था जब मैंने आपको, वो तो वसूला उससे तब भी जाएगा। तो अब पढ़िए इसको, देखिए आप। प्रोसिक्यूशन के खर्चे भी होते हैं। भाई प्रोसिक्यूशन स्टेट के खर्चे भी होते हैं ना, उसमें जमा कराओ, पीड़ित व्यक्ति को दो। ऑर्डर टू पे कंपनसेशन, प्रतिकर देने का आदेश। जब कोई न्यायालय जब कोई न्यायालय जुर्माना जब कोई न्यायालय जुर्माने का दंडादेश देता है, जुर्माने का दंडादेश देता है, या कोई ऐसा दंडादेश जिसके अंतर्गत मृत्यु दंडादेश भी है, या कोई ऐसा दंडादेश देता है जिसका भाग जुर्माना भी है। देखो मृत्युदंड के साथ भी न्यायालय जुर्माना लगाता है, ध्यान रखना आप। मृत्युदंड और आजीवन कारावास के साथ हमेशा ही जुर्माना होता है। या कोई ऐसा दंडादेश देता है जिसका भाग जुर्माना भी है, तब निर्णय तब निर्णय देते समय वह न्यायालय आदेश दे सकता है कि वसूल किए गए सब जुर्माने या उसके किसी भाग का उपयोजन, सब जुर्माने पूरे का या उसके किसी भाग का उपयोजन, व्हेन ए कोर्ट इम्पोजेज ए सेंटेंस ऑफ फाइन और ए सेंटेंस ऑफ विच फाइन फॉर्म्स ए पार्ट, द कोर्ट में व्हेन पासिंग जजमेंट ऑर्डर द होल or any part of the fine recovered to be applied। किसमें अप्लाइड होगा? उपयोजन किसमें होगा? अभियोजन में उचित रूप से उपगत खर्चों को चुकाने में किया जाए। यानी प्रोसिक्यूशन के जो उचित रूप से खर्चे हुए हैं उसको प्रोसिक्यूट करने में, उसको चुकाने में किया जाए। इन डिफरेइंग इन डिफरेइंग द एक्सपेंसेस प्रॉपरली इनकर्ड इन द प्रोसिक्यूशन। दूसरा, किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को उस अपराध द्वारा किसी व्यक्ति को उस अपराध द्वारा हुई किसी हानि या क्षति का प्रतिकर देने में किया जाए, यदि न्यायालय की राय में ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिकर सिविल न्यायालय में वसूल किया जा सकता है। और कोर्ट को लगता है कि ये व्यक्ति बाद में सिविल कोर्ट में जाकर के अपने विरुद्ध जो इंजरी हुई है ये वसूल कर सकता है सिविल न्यायालय से, तो यहाँ पर भी न्यायालय उसको उस जुर्माने में से प्रतिकर दिला सकता है। इन द पेमेंट, जैसे अभियुक्त व्यक्ति पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है, एग्जाम्पल करो आप, कितने रुपए का? 50,000। तो 10,000 रुपए अभियोजन खर्च में लगा दो, 20,000 रुपए पीड़ित को दिला दो, कितने हो गए? 30। 20,000 रुपए राजकोष में जमा कर दो, या पीड़ित को ज्यादा दिला दो, 10,000 रुपए राजकोष में। ऐसे उसको बंटवारा हो जाएगा, उसको बोलते हैं उपयोजन अप्लाई। तो ये कह रहा है in the payment to any person of compensation for any loss or injury caused caused by the offense, when compensation is in the opinion of the court recoverable by such person in a civil court। और तीसरा, उस दशा में जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के या ऐसे अपराध के किए जाने के दुष्प्रेरण करने के लिए दोषित किया जाता है। यानी एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को मार दिया या उसका मारने के लिए उसको दुष्प्रेरण के लिए दोषित किया जाता है, उन व्यक्तियों को जो ऐसी मृत्यु से अपने को हुई हानि के लिए दंडाधीश व्यक्ति से नुकसानी वसूल करने के लिए
घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 के अधीन हकदार हैं प्रतिकर देने में किया जाए। अगर उस मृतक व्यक्ति के जो रिलेटिव हैं वो मानने वाले व्यक्तियों से इस फेटल एक्सीडेंट एक्ट के तहत वसूल कर सकते हैं तो यहां पर भी न्यायालय उसको दिला सकता है। When any person is convicted of any offense for having caused the death of another person or of having abetted the commission of such an offense in paying compensation to the persons who are under the Fatal Accidents Act 1855, एक प्रकार से लॉ ऑफ टोर्ट का एक एक्ट है जिसको कोडिफाई किया, फेटल एक्सीडेंट्स एक्ट 1855, इंटाइटल्ड टू रिकवर डैमेजेस फ्रॉम द पर्सन सेंटेंस फॉर द लॉस रिजल्टिंग टू देम फ्रॉम सच डेथ। ये आपको जानकारी नहीं है, जो घातक दुर्घटना जो अधिनियम 1955 है ना, इसमें जैसे मान लो कोई व्यक्ति किसी मशीनरी के द्वारा मर गया, बिजली का करंट लग करके मर गया, बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से, इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती है ना कई बार, कृषि यंत्र से मर गया, बिजली का करंट लगने से मर गया, तो ये अगर उसमें कार्रवाई करें ना फेटल एक्सीडेंट एक्ट 1855 में, तो अच्छा खासा मोटा अमाउंट उसको मिल सकता है। और डी पॉइंट, जब कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए जिसके अंतर्गत चोरी, आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक न्यासभंग या छल भी है, या चुराई हुई संपत्ति को उस दशा में जब वह यह जानता है या उसको विश्वास करने का कारण है कि वह चुराई हुई है, बेईमानी से प्राप्त करने या रखे रखने के लिए या उसके वहन में स्वेच्छा सहायता करने के लिए दोषित किया जाता है। यानी जब कोई व्यक्ति ऊपर वाले जो अपराध पड़े इनमें किसी के लिए भी दोषित किया जाए, तब ऐसी संपत्ति के सद्भावपूर्ण क्रेता को ऐसी संपत्ति उसके हकदार व्यक्ति के कब्जे में लौटा दी जाने की दशा में उसकी हानि के लिए प्रतिकर देने में किया जाए। एग्जाम्पल से समझाता हूं, पहले पढ़ लीजिए आप। When any person is convicted of any offense which includes theft, criminal misappropriation, criminal breach of trust or cheating, or of having dishonestly received or retained, or having voluntarily assisted in disposing of stolen property, knowing or having reason to believe the same to be stolen, in compensating any bona fide purchaser of such property for the loss of the same, if such property is restored to the possession of the person entitled thereto। देखिए, इसको यूं समझे, मैंने आपकी एक मोटरसाइकिल चोरी की, आपकी एक 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल थी, मैंने उसको चोरी कर ली, ठीक है। चोरी करके मैंने एक ऐसे व्यक्ति को बेच दी जो गुड फेथ में मेरे से खरीद रहा है कि वास्तव में मोटरसाइकिल मेरी है। मैंने कह दिया यार मुझे पैसे की आवश्यकता है, और एक काम करो, तुम मोटरसाइकिल में तुमको है ना 80,000 रुपए में दे रहा हूँ, मैंने अभी खरीदी 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल है, 20 लाख रुपए का नुकसान खाकर भी मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे पैसे की अर्जेंट आवश्यकता है, तुम ले लो, मैं इसका रजिस्ट्रेशन 2-4 दिन बाद में करा दूंगा, डॉक्यूमेंटेशन जो भी है। मैंने उससे 80,000 रुपये ले लिए, ठीक है, और मोटरसाइकिल उसको बेच दी। अब वो व्यक्ति उस मोटरसाइकिल को आराम से पैसे दे दिए, चला रहा है उसको, पुलिस ने उसको पकड़ लिया क्योंकि एफआईआर दर्ज हो रही थी, वो मोटरसाइकिल तो क्या है, चोरी की थी। अब मोटरसाइकिल जैसे ही पकड़ी गई चोरी की थी, वो तो किसके पास जाएगी, आपके पास जाएगी। भाई आपने एफआईआर दर्ज करा रखी है ना, मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई, तो वो तो जो वास्तव में उसका हकदार है उसके पास जाएगी ना, तो आपको तो अपनी मोटरसाइकिल वापस मिल गई, ठीक है। अब उन 80,000 रुपए में से अगर मेरे पास गिरफ्तार होते, मेरे पास मिल गया, जो भी धन वगैरह मिल गया तो उसको लौटाया जा सकता है, बट 80,000 रुपए तो उड़ा दिए मैंने, 2-3 दिन बाद में पकड़ा गया, इतने में तो मैंने खर्च कर दिए सारे, मेरे पास तो क्या है, कुछ नहीं मिला, कर दिए खर्च, ठीक है। अब पता लगा कि चोर कौन था, मैं था, मैंने बेची उसको, मुझे अरेस्ट कर लिया, और अब मुझे सपोज करो उस चुराई संपत्ति को दोष सिद्ध कर रहा है न्यायालय, और मेरे पे 50,000 रुपये जुर्माना लगा है, तो उस 50,000 रुपये में से बेचारे उसको दो जिसको कुछ नहीं मिला, जिसने 80,000 रुपये में मोटरसाइकिल भी चली गई और पैसे भी चले गए, वो तो बोनाफाइड परचेजर है ना, कई बार ऐसी चोट हो जाती है, तो इन चीजों को बहुत ध्यान रखा जाता है। आज
एक केस आया था जिसमें दो लड़के थे सीकर के। तो जिनको कुछ गैंग बना रखी होगी, ये जो अफीम वगैरह ड्रग्स वगैरह जो करते हैं ना। पढ़ने वाले बच्चे थे, 20 20 21 21 साल के, वो आगे हुए लालच में। तो उनको ये आजकल को ये अफीम वगैरह होती है ना, एमडी कुछ इस प्रकार का ये कंटेंट्स है ड्रग्स से संबंधित। तो 39 ग्राम, उसको पेपर में भी आया होगा, देखा होगा ना, या कल आ जाएगा। 39 ग्राम की उसको पुड़िया देकर के भेजी वहां से, कि तुम जाकर के वहाँ दिल्ली रोड पे कोकस में बहुत सारी इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह है वहां पर। ये जो सीकर में आजकल इसलिए पनप गया है क्योंकि बाहर के बच्चे बहुत सारे हैं, नीट की तैयारी करने वाले, कोचिंग वाले। तो ये लोग जो इस प्रकार का बिजनेस करते हैं ना, धंधा करते हैं ना, ड्रग्स वगैरह नशा वाला, उनको तो यही तो चाहिए जहाँ सप्लाई हो सके। तो उनको देकर के भेजा कि तुमको ये 5 5 हजार रुपये मिलेंगे, तुम ये वहां देकर के आ जाओ, और जब भी तुम देने जाओगे तुमको 5 हजार रुपये मिलेंगे। अब वो यहाँ देने आए, आकर के खड़े हो गए कि साहब, वो लेने वाला आया नहीं, लेने वाला आया नहीं। और वो देने वाला बदमाश व्यक्ति था कि आ रहे हैं आ रहे हैं। उसने पुलिस को फोन कर दिया, वही पकड़ा देते हैं देने वाले। वरना सिकड़ से वो व्यक्ति एक 39 ग्राम की पुड़िया लेकर के दिल्ली रोड पे कहीं खड़ा, पुलिस को कैसे पता लगा? 10 किलो ले आओ, 5 किलो ले आओ, गाड़ी भर के ले आओ, किसको पता लगता है? उन्होंने उसको फोन कर दिया, पुलिस आई, उनको पकड़ लिया और एनडीपीएस की कार्रवाई होगी। वो 5 ग्राम से ज्यादा मिल जाता तो कॉमर्शियल क्वांटिटी में आता है, अगर आपने देखा होगा एनडीपीएस में। अब उसके पेरेंट्स वगैरह आए थे, उसकी सिस्टर थी, उसकी मदर थी। तो उसमें एक अभियुक्त व्यक्ति था ना, वो तो जब पुलिस वाले जब पेश किया ना, लेकर के आए ना, जैसे उसके पेरेंट्स कह रहे कि साहब वो उनको जानकारी नहीं थी, पहली बार ही जयपुर आए थे। तो उसमें एक लड़का तो पहली बार ही जयपुर आया था, जिसको देकर के भेजा था। और जो दूसरा लड़का था ना, उसका तो आपराधिक रिकॉर्ड था। मैंने कहा यार तू तो अपराधी है, तेरे तो चोरी के, लूट के, अपहरण के 5 मुकदमे पहले भी दर्ज थे। मैंने उस लेडीज को कहा, मैंने कहा तुम्हारा छोरा तो पहली बार आया, लेकिन ये जो साथ वाला है ना, ये तो साथी रहा है, इसके तो 5 मुकदमे पहले से भी लग रहे हैं। अब वो की जमानत, मैंने कहा जमानत तो भूल जाओ आप, 6 महीने तो, है ना, क्योंकि ऐसे मामलों में इन्वेस्टिगेशन ही 180 दिन तक कर सकते हैं, चार्जशीट पेश। 5 6 महीने तो तुम भूल ही जाओ। मैंने कहा जमानत, तुम सुप्रीम कोर्ट भी जाओगे तो वहां भी जमानत नहीं होगी, इसलिए परेशान मत हो, घर जाओ आराम से। और जब होगी, जब हो जाएगी, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, चार्जशीट पेश होगी। कॉमर्शियल क्वांटिटी है, आजीवन कारावास की सजा है। तो पढ़ने वाले बच्चे ऐसे आते हैं लालच में। अब वो एक तो साथी था, उसको दूसरे को लेके आ गया साथ में, वो लालच में आ गए 5 हजार रुपए। पढ़ने वाले बच्चों को घर से खर्चा क्या मिलता है? लिमिटेड मिलते हैं ना। भाई जो एक नौकरी पेशे वाले व्यक्ति हैं, जो इतने तो दे सकते हैं खर्चे महीने के 10 हजार। आपको आजकल के बच्चों के शौक ज्यादा है। मैं ये जो रिकॉर्ड में अपाची मोटरसाइकिल ये किसकी है? कि ये भी मेरी है। मैंने कहा वाह, साधन भी तेरा ही है, माल भी तेरे पास ही मिला। मैं और मामला मजबूत हो गया था। तो अब वो फिट है परमानेंट। तो ऐसे आप लोगों को ध्यान रखना होता है। बहुत सारे लोग करते हैं, यार मैं, तू वहां जा रहा है ना, ये मेरा बैग ले जा, फला व्यक्ति को दे देना, इसमें उसका कोई इंपॉर्टेंट सामान है। ऐसे मत ले जाना किसी का भी। कोई इंपॉर्टेंट सामान वही फोन कर देंगे और तुम पकड़े जाओगे, ये लो होगी कार्रवाई। अभियुक्तों को तो इनाम मिलता है, उनको कमीशन होता है, पुलिस को इन्फॉर्मर होते हैं। इनको मुखबिर सुबह पढ़ा रहा था ना मैं आपको, बीएनएस में अपराधी सूचना कहाँ से मिली। तो अनजान व्यक्ति की से न कोई साधन लो, न किसी को कोई सामान का, भैया तू ही दिया ले जाके, जाना है कि नहीं जाना है। आजकल लोग ऐसे ही करते हैं कि उसके पकड़ा जाएगा तो वो पकड़ा जाएगा। आपको देने का कौन सा रिकॉर्ड है? मैंने आपको दिया तो सामान दे दे, कुछ भी नहीं है ना। तो इन चीजों को ध्यान रखना। पढ़ने वाले बच्चों को इनको ज्यादा लपेटे में लेते हैं, वो 18 उनको तो लालच दे देते हैं। ले, तू रील बना रहा है, रील में कुछ भी पैसे नहीं आने वाले, देख मैं दे रहा हूँ तुझे 50 हजार रुपये, ये सामान दे के आता हूँ। रील में तो पता नहीं तेरे कब जो है कस्टमर बढ़ेंगे, कब तेरे पैसे आने वाले लगेंगे। इसमें तो तुझे तुरंत पैसे आ जाएंगे। चैनल तो पता नहीं तेरा कब प्रमोट होगा, कब बढ़ेंगे तेरे। चलिए। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। यानी उस सद्भावी विक्रेता है, उसको भी दिलाया जा सकता है। अगर अभियुक्त के पास गिरफ्तार होते ही मिल गया तो कोई समस्या ही नहीं है। नहीं है तो फिर जुर्माना होगा, उसमें से उसको दिलाया जाएगा।
क्लोज टू, यदि जुर्माना ऐसे मामले में किया जाता है जो अपीलनीय है, तो ऐसा कोई संदाय अपील उपस्थित करने के लिए अनुज्ञात अवधि बीत जाने से पहले, या यदि अपील उपस्थित की जाती है तो उसके विनिश्चय के पूर्व नहीं किया जाएगा। ये हर जगह आती है लाइन। यानी जो जुर्माना लगाने का आदेश दिया है ना, ये उससे तब तक वसूल नहीं कर सकते, अभी तो उसको अपील करेगा, वो अपील में जाएगा, और अपील कर दी तो जब तक अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती तब तक वसूल नहीं सकते। इफ द फाइन इज इम्पोज्ड इन ए केस विच इज सब्जेक्ट टू अपील, no such payment shall be made before the period allowed for presenting the appeal has lapsed, or if an appeal be presented before the decision of the appeal। जब न्यायालय ऐसा दंड अधिरोपित करता है जिसका भाग जुर्माना नहीं है, देखो आप भाई, जुर्माना है वहां तो चलो आप जुर्माने में से दिला दो, लेकिन जुर्माना है ही नहीं, तो फिर न्यायालय अलग से आदेश देगा पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकर देने का। तीसरा क्लोज करा, जब न्यायालय ऐसा दंड अधिरोपित करता है जिसका भाग जुर्माना नहीं है, तब न्यायालय निर्णय पारित करते समय अभियुक्त व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है कि उस कार्य के कारण जिसके लिए उसे ऐसा दंडादेश दिया गया है, जिस व्यक्ति को कोई हानि या क्षति उठानी पड़ी है, उसे वह प्रतिकर के रूप में इतनी रकम दे जितनी आदेश में विनिर्दिष्ट है। यानी आदेश ही न्यायालय प्रतिकर का देगा, कंपनसेशन का, अगर भाग जुर्माना नहीं है। जुर्माना है तो उसमें से दे लो, वरना न्यायालय अलग से प्रतिकर। When a court imposes a sentence of which fine does not form a part, the court may, when passing judgment, order the accused person to pay by way of compensation such amount as may be specified in the order to the person who has suffered any loss or injury by reason of the act for which the accused person has been so sentenced। इस धारा के अधीन आदेश अपील न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा भी किया जा सकेगा जब वह अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा। अगर ट्रायल कोर्ट ने पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकर देने का आदेश नहीं दिया है, तो जब मामला अपील में, तो अपील न्यायालय दे सकता है, या रिवीजन में उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय भी दे सकते हैं। An order under this section may also be made by an appellate court or by the High Court or Court of Session when exercising its powers of revision। तो क्लोज 5, उसी मामले से संबंधित किसी पश्चातवर्ती सिविल वाद में, वो देखो पीड़ित व्यक्ति यहाँ तो प्रतिकर ले ही लिया उसने, वो अलग से सिविल सूट भी फाइल करेगा, और सिविल सूट में जब न्यायालय उसके फेवर में कोई डिक्री पारित करेगा कि आपको 1,00,000 रुपए कंपनसेशन दिलाया जाता है, 1,00,000 रुपए डिक्री पारित कर दी, तो उसने अगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट से 40,000 35,000 रुपए ले लिए, तो वो 1,00,000 में से क्या हो जाएंगे, सेट ऑफ हो जाएंगे, और डिक्री का निष्पादन कितने का होगा, बची हुई सेट ऑफ हो जाएगी। और उसी मामले से संबंधित किसी पश्चातवर्ती सिविल वाद में प्रतिकर अधिनियमित करते समय न्यायालय ऐसी किसी राशि को जो इस धारा के अधीन प्रतिकर के रूप में दी गई है या वसूल किए गए हिसाब में लेगा, क्योंकि सिविल न्यायालय का निर्णय हमेशा आपराधिक न्यायालय के निर्णय पर अधिभावी रहता है। ठीक है, जब सिविल कोर्ट ने कंपनसेशन डिसाइड कर दिया, तो जितना वो ले चुका पहले क्रिमिनल कोर्ट से, वो उस सेट ऑफ हो जाएगा और बची हुई राशि का निष्पादन होगा। At the time of awarding compensation in any subsequent civil suit relating to the same matter, the court shall take into account any sum paid or recovered as compensation under this section। ये आपका सेक्शन 357 था पहले, जब हो गया 395, और एक स्कीम बनाई गई है पहले 357A, 357B, 357C, 357A, 357B, 357C, ये 3 सेक्शन थे, अलग से बाद में ऐड किए गए थे, जिनको ये पीड़ित प्रतिकर स्कीम, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 396, पीड़ितों का उपचार, और एक विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, ये नया सेक्शन जोड़ा है 398। ये अपन कल देखेंगे, तो कल आपका जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जितने दिन मैंने दिन बताया ना, उसी दिन के हिसाब से अपन चलेंगे।